पहली बार एक लड़की प्रोफेसर से मिलने आई बिना इनरवियर पहने। प्रोफेसर को भी इसमें मजा आने लगा। ये उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। लड़की ने प्रोफेसर से बदला लेने का फैसला किया, इसलिए एक रात पार्टी में वो जानबूझकर प्रोफेसर को वॉशरूम में रोक लेती है और धीरे धीरे उसके करीब जाती है। नशे की हालत में डेविड उस लड़की के जाल से बच नहीं पाया। दोनों के बीच सब कुछ हो गया। डेविड ने सोचा कि ये बस एक आम रात थी, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस लड़की ने उस पर रेप का इल्जाम लगाया था और बस यहीं से किस्मत का पहिया घुमा और डेविड का बुरा सपना शुरू हो गया। हालांकि उसे जल्द ही जमानत मिल गई, लेकिन उस पर रेपिस्ट होने का दाग लग चुका था। इस वजह से यूनिवर्सिटी में उसकी नौकरी चली गई और तो और उसकी पत्नी ने भी उसे तलाक दे दिया। यहाँ तक कि वो उसके प्यारे बेटे को भी लेकर स्पेन चली गई। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं था। बहुत जल्द उसे जानबूझकर रेप और मर्डर करने के जुर्म में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और क्योंकि जुर्म करने का तरीका बेहद क्रूर था तो उसे जल्द ही उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसका एक बहुत ताकतवर वकील दोस्त था जैक। सालों तक अपील करने के बाद वो उसकी उम्र कैद की सजा को मौत की सजा में बदलवाने में कामयाब रहा। बहुत जल्द उसकी मौत की सजा पर पूरे समाज का ध्यान चला गया, क्योंकि डेविड कभी मौत की सजा के खिलाफ लड़ने वाले सबसे मशहूर संगठन का लीडर हुआ करता था। वो और उसकी असिस्टेंट एना लंबे समय से मौत की सजा को खत्म करवाने के लिए काम कर रहे थे और अपनी गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले उसने टीवी पर गवर्नर से जोरदार बहस भी की थी। लेकिन अब मौत की सजा का विरोध करने वाले को ही मौत की सजा दी जाने वाली थी। तभी वकील जैक को इसमें एक बिजनेस का मौका दिखा। वो फौरन एक न्यूज़पेपर कंपनी के पास पहुंचा और लाखों डॉलर की भारी कीमत पर डेविड का मौत से पहले का इंटरव्यू बेचने की पेशकश की। इतनी बड़ी सेंसेशनल खबर को देखते हुए न्यूज़पेपर कंपनी इस बड़ी कीमत के लिए मान गई और उन्होंने अपने सबसे काबिल रिपोर्टर रॉस को इस काम पर लगाया। क्योंकि 3 दिन बाद डेविड को फांसी होनी थी, इसलिए रॉस के पास इंटरव्यू के लिए सिर्फ 3 मौके थे। वो अपने साथ असिस्टेंट टॉम को भी ले गया। रास्ते में उन्होंने डेविड के केस के बारे में थोड़ी जानकारी ली। जल्द ही टॉम ने एक सवाल उठाया कि एक इतना होशियार फिलॉसफी प्रोफेसर क्राइम सीन पर इतने साफ साफ सबूत भला कैसे छोड़ सकता है। इस बात ने रॉस को भी थोड़ा जिज्ञासु बना दिया। लेकिन जैसे ही वे जेल वाले कस्बे में घुसे, ऐसा लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा है। इससे वे दोनों थोड़े बेचैन हो गए। खैर, रॉस जल्द ही डेविड से मिला। इस वक्त वो काफी शांत था। डेविड ने रॉस को बताया कि उसे बुलाने का असली मकसद पैसा नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि रॉस उसका केस सुलझाने में मदद करे, क्योंकि उसे फंसाया गया है। लेकिन रॉस ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। आखिर मरने से पहले हर कोई बचने की कोशिश तो करता ही है। वो तो बस ये मसालेदार कहानी वाला इंटरव्यू पूरा करना चाहता था। डेविड बस उससे क्राइम सीन पर जाकर एक नजर डालने की गुजारिश कर सका। पर जब वे वहां पहुंचे तो वो जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी थी। इससे पता चलता था कि केस कितना बड़ा था। वहां के केयरटेकर ने उन्हें घटना के बारे में विस्तार से बताया। ये वाकई बहुत क्रूर था। उसके मुताबिक डेविड ने पहले उस औरत का रेप किया, फिर उसे हथकड़ी पहनाई और फिर उसे हथकड़ी की चाबी निगलने पर मजबूर किया। आखिर में सिर पर प्लास्टिक बैग डालकर उस औरत को डर में तड़पा कर दम घुटने से मार डाला। साथ ही वहां हर जगह डेविड के फिंगरप्रिंट्स थे और मरने वाली के शरीर में डेविड का सीमेन भी मिला। ये सब साबित करता था कि ये काम डेविड का ही था। तभी टॉम को एक शक हुआ। क्राइम सीन पर एक ट्राइपॉड भी था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर पूरे जुर्म को रिकॉर्ड किया हो, लेकिन वहां कोई वीडियो टेप नहीं मिला था। रॉस तुरंत वापस डेविड के पास गया। डेविड ने रॉस को समझाया कि उसने जो जुर्म का तरीका देखा वो वही था जिसके बारे में उसने कभी एक किताब में बताया था। तो जरूर किसी ने जानबूझकर उसकी नकल करके उसे फंसाया है, क्योंकि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया था। दरअसल रेप केस के बाद उसे नौकरी मिलना मुश्किल हो गया था। कोई भी एक बदनाम आरोपी को काम पर नहीं रखना चाहता था और उसकी पत्नी भी उसे बेटे से बात करने नहीं दे रही थी। इस वजह से डेविड और भी ज्यादा निराश रहने लगा। यहाँ तक कि उसे शराब की लत भी लग गई। शुक्र है कि उसकी असिस्टेंट एना ने उसे फिर से जीने की हिम्मत दी। उसने डेविड को हिम्मत रखने और साथ मिलकर मौत की सजा के खिलाफ अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहा। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। आखिर उन्हें पूरे टेक्सास के कानून से लड़ना था। ये सुनकर रॉस को डेविड की बातों पर यकीन होने लगा। लेकिन उसने फिर भी एक सवाल पूछा, तो फिर क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट्स और सीमेन का क्या? उस वक्त डेविड सब कुछ खो चुका था। वो बस अपना सपना पूरा करना चाहता था। इसलिए वो और एना हर जगह जाकर भाषण देते और प्रचार करते। लेकिन फिर भी वे एक के बाद एक कैदियों को फांसी पर चढ़ने से नहीं रोक पा रहे थे, जब तक कि एक नाबालिग को मौत की सजा ने एना को तोड़ नहीं दिया। वो बहुत ज्यादा निराश थी और बस जोर जोर से रो रही थी। रात को घर लौटकर डेविड आंगन में लेटा हुआ था। वो भी बहुत उदास था। वे एक दूसरे को अपना दुख बता रहे थे। तभी डेविड को पता चला कि एना को एक जानलेवा बीमारी है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। किसे पता था कि बात करते करते माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाएगा। दरअसल साथ रहते रहते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था, इसलिए उस रात वे दोनों एक हो गए। लेकिन अगले ही दिन डेविड को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सुनकर रॉस का ध्यान एक आदमी पर गया। वो मुखबिर यानी वो काउबॉय जो शुरू से रॉस का पीछा कर रहा था। वो एना का बहुत बड़ा फैन था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जानबूझकर डेविड को फंसाया हो? डेविड ने रॉस से उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा। लेकिन जब रॉस होटल वापस लौटा तो उसने अचानक देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। उसने फौरन टॉम को बुलाया, लेकिन दरवाजा खोलने पर कमरे के अंदर एक वीडियो टेप लटका हुआ था। उसमें एना की मौत से ठीक पहले का सीन चल रहा था। रॉस और टॉम ने बड़ी मुश्किल से पूरी वीडियो देखी। एना की बुरी हालत देखकर रॉस पूरी रात सो नहीं पाया। वो सोच रहा था कि उस वक्त वो कितनी बेबस होगी। अगले दिन रॉस ने फौरन वो वीडियो टेप वकील जैक को भेजा, लेकिन वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ। उल्टा कहने लगा कि ये टेप कुछ साबित नहीं करता।